तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर मेरे ही चैनल पर और मेरे ही चैनल पर। बाकी सब लोग तो मजाक कर रहे हैं, बीच में से कहीं से भी उठा के वीडियो डाल दे रहे हैं। तो आपको मेरे चैनल पर एक फ्लेम एम्परर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान वगैरह जैसे उस स्पेस चैनल के बाहर खड़े होकर के उस समुद्र को देख रहे थे, तभी ये स्पेस चैनल गायब हो जाता है और जियान वगैरह अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अगर इस हाइट से गिरे यहाँ पर तो ये सीरियसली इंजर्ड हो सकते थे। हालांकि जियान वगैरह के पास फ्लाइंग एबिलिटी थी, पर कोई भी अपने इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर पा रहा था हवा में खड़े रहने के लिए। जियान तभी सबको कहता है अपना सोल पावर यूज़ करो। जैसे ही लोग करते हैं सोल पावर यूज़, इनका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। इस दौरान फूयाओ वगैरह समुद्र में गिर जाती है और समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इधर जियान अपने फ्लेम पावर से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म कर देता है और ये सबको चौकन्ना रहने के लिए कहता है। ये पानी काफ़ी मिस्टीरियस था। जियान का ग्रुप इस समय पूरी तरह से पानी में था और ये ऊपर देख रहे थे क्योंकि इनको आइलैंड के ऊपर जाना था। जियान कहता है सबको तैर के जाना पड़ेगा, ये अपने सोल पावर से कुछ फील करता है। यहाँ पर कई सारी वुमेन्स रहती हैं और किसी को तैरने मतलब कम ही लोगों को आता था, ऐसा यूरू कहती है। फूयाओ भी सेम चीज़ कहती है, इसे भी तैरने नहीं आता है। तभी जियान इनको कहता है कि मैं आगे देख कर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जियो की भी जियान के साथ जाने लगती है। जाते जाते जियान मुफेंग से कहता है तुम इन लोगों पर ध्यान रखना। जियान एक बार अपने फ्लेम पावर से उड़ने की कोशिश करता है, पर ये जैसे ही जाता है ऊपर, अचानक से मानो उसका जो फ्लाइंग एबिलिटी खत्म हो जाता है और ये अचानक से नीचे काफ़ी तेजी से गिरने लगता है। तो अब जियान समझ गया था तैरना यहाँ पर ही एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर किंगजिन इस समय यूरू को देख रही होती है। यूरू समझ जाती है, बोलना चाहती है पर ये बोल नहीं पा रही, तो ये बोलती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकती हो। किंगजिन कहती है लगता है तुम्हें इनहेरिटर हो, है ना? यूरू हाँ में सर हिला देती है। किंगजिन कहती है लगता है तुम्हारा और जियान का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। यूरू हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद यिंगिंग भी यूरो की तरफ देखने लगती है। अब किंगजिन सोचने लगती है जियान कैसा बंदा है, मतलब इतनी सारी लेडीज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, लगता है इसका बैकग्राउंड काफ़ी मिस्टीरियस है। मुफेंग जब इन तीनों को देखता है तो कहता है यार ये लड़कियां सच में गड़बड़ी होती हैं। अब यिंगिंग बात करना बंद कर देती है और कहती है फिलहाल हम जियान के आने का वेट करते हैं। जैसे जैसे जियान आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, जो पानी का बहाव था काफ़ी तेज हो रहा था। बढ़ते बढ़ते जो तीनों आइलैंड के नीचे एकदम ये लोग पहुंच गए थे और यहाँ पर जो इनको प्रेशर फील हो रहा था और साथ जो टेम्परेचर भी था बाकी जगह से अलग था, क्योंकि ये जस्ट उस आइलैंड के नीचे थे। जियान यहाँ पर अपना स्पेस शटल टेक्निक भी यूज करता है। इसको देख करके जियो की और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये जो टेक्निक था टेलीपोर्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। जियान यहाँ पे कितना भी ट्राई कर रहा था, यहाँ पर ऊपर कैसे जाना है इसको पता नहीं चल रहा था। तो जियो की कहती है मेरे पास विंड एट्रीब्यूट है तो मुझे ट्राई करने दो, क्योंकि पानी में फायर एट्रीब्यूट वैसे भी काफ़ी कम हो जाता है। जैसे ये लोग फर्स्ट आइलैंड के पहली सीढ़ी पर मानो चढ़ते हैं, वहां से एक भयंकर रोर आती है। तो जियान वगैरह तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं, पर इनको क्या पता था एक लगभग 100 फीट साइज का वाटर कॉलम समुद्र में से उठता है और इन दोनों पर तुरंत ही अटैक कर देता है। जियो की इसे ब्लॉक करने के लिए अपने विंड से एक विंड शील्ड बना देती है, पर ये वाटर कॉलम इतना ज्यादा पावरफुल था मानो इस विंड वॉल को ब्रेक कर देगा। पर जियान तुरंत ही इस पर अपने फ्लेम से अटैक कर देता है। पानी के अंदर ये जो भी मिस्टीरियस क्रिएचर था जिसने अब ये वाटर कॉलम अटैक फेंका था, ये काफी पावरफुल था। जियान तभी कहता है मैं आसमान से नहीं डरता हूँ, मैं धरती से नहीं डरता हूँ, पर पानी में मेरा पता नहीं क्या हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जियान का होली फ्लेम का पावर भी थोड़ा मतलब सप्रेस हो गया था। जीयू की जो रहती है वाटर वेव को ब्लॉक करने के लिए एक विंड हरिकेन बना देती है, तो पानी इसके आजू बाजू से निकल जाता था। अब ये वाटर क्रिएचर भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही 10 और पावरफुल वाटर कॉलम्स इनकी तरफ फेंक देता है। तभी जियान कहता है मुझे आगे आने दो, क्योंकि जीयूकी के जो वो विंड शील्ड टाइप रहता है हरिकेन से पानी थोड़ा बहुत जियान के आजू बाजू से निकल गया था, तो ये अपना पावर इस समय यूज कर सकता था अच्छे से। जियान तुरंत ही अपना ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक लॉन्च कर देता है। इसके अलावा ये यहीं पर नहीं रुकता, ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर से भी अटैक कर देता है। उसके बाद ये 7th लेयर ऑफ ब्रेकिंग द स्काई रूलर के 4th फुट तक के अटैक लॉन्च करता है, क्योंकि यहाँ पर 10 वाटर कॉलम्स थे और इन चारों अटैक की मदद से जियान ने फाइनली 10 वाटर कॉलम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद समुद्र में से थोड़े बहुत बबल्स निकलने लगते हैं और लगता है मानो पानी जो है अब गर्म होने लगा हो। जियान वगैरह अब समुद्र को ध्यान से देखने लगते हैं। अब इसमें से एक क्रिएचर बाहर आता है, ये बेसिकली जियान बोलते हैं तो डेविल वेल है। ये एंशिएंट में एग्जिस्ट करता हुआ काफी भयंकर और खतरनाक क्रिएचर माना जा सकता था, इसको ब्लड थर्स्टी भी कहा जाता था। तो ये डेमन वेल कम से कम 8 स्टार डाउडी का तो होगा। इसका जो शरीर रहता है लगभग 1000 फीट लंबा होता है। अब ये डेमन वेल कहती है गुस्से में तुम ह्यूमंस फिर से आ गए। जियान कहता है वैसे भी इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउडी पर होगा, प्लस ये पानी में है तो इसको हराना काफी मुश्किल होगा। अब ये वेल भी नहीं रुकती है, तुरंत ही अपने मुंह से एक पावरफुल ब्लू एनर्जी इनकी तरफ फेंक देती है। जीव की तो हैरान रहती है कि शायद ही इस मतलब वेल को ये लोग मिलकर भी हरा पाए। जियोकी को निराश देखकर जियान कहता है बस तुम मुझसे ये सी वाटर को दूर रखो अपने विंडशील्ड से, फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी ये सी वाटर जियान के बॉडी को टच करती थी इसका ऑरा तुरंत ही कम हो जाता था। ये जो डेमन वेल था वो यहाँ का गार्जियन था रूइंस का,
क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सारे लोग आए थे जब ये रुइंस खुला था, पर कोई भी यहाँ पर यानी जो सी साइड एरिया रहता है वहाँ पर नहीं आया रहता है, क्योंकि जो तीनों आइलैंड थे उसको ये प्रोटेक्ट करती थी और यहाँ पर शायद काफ़ी घने मात्रा में ट्रेजर्स थे। जियान तुरंत इस पर अपने येलो डिवाइन एंगर अटैक कर देता है, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए सोल अटैक काफ़ी पावरफुल हो सकता है और डेडली भी। डेमन वेल भी शॉक्ड हो जाती है, ये लड़का सच में पावरफुल है। हालांकि इसका स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउडी पर है, पर इसका सोल पावर, पर ये वेल भी जो रहती है सोल पावर के मतलब अटैक को झेलने के लिए काबिल रहती है। ये वेल भी जियान के सोल पावर को टर्मिनेट कर देती है। अब वेल का नजर जियान के बॉडी पर जाता है, इसके बॉडी से ब्राइट फ्लेम्स निकलने लगती है। अब ये वेल कहती है ह्यूमंस एक चीज मत भूलो, ये समुद्र है, यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ये ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें आना भी नहीं चाहिए था। अब ये वेल क्या करती है, जो वाटर पावर रहते हैं यहाँ पर ओशियन के पावर को यूज करने लगती है और पानी को काफी तेजी से मोबिलाइज करके जियान की तरफ अटैक भेजने लगती है। अब जियो की चिंतित हो जाती है, जियान से कहती है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जियान कहता है अब काफी लेट हो चुका है, हम बस इससे फाइट ही कर सकते हैं। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि आराम से 8 स्टार डाउडी के बंदे को भी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकता था। अब जियान भी समझ जाता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए इसको अपना पूरा देना पड़ेगा। अब जियान तुरंत ही अपने इमॉर्टल बॉडी को समन करता है, तुरंत ही अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज भी एक्टिवेट कर देता है। जियान का ऑरा बढ़ करके 7 स्टार डाउडी के मिडल स्टेज में पहुंच जाता है और इसकी बॉडी अब गोल्डन बॉडी से कवर्ड होती है, यानी इमॉर्टल डाउडी बॉडी। जियो की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये वेल भी कहती है ह्यूमन तुम्हारे पास लगता है कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं, पर मेरे और तुम्हारे बीच का जो गैप है स्ट्रेंथ का उसको तुम कैसे भी करके कम नहीं कर सकते हो। जियान कहता है फिर देख ही लेते हैं। इधर जीव की लगातार ट्राई कर रही थी कि ये जो समुद्र का पानी है इन दोनों को टच ना करे। अब डेवन वेल भी कहती है देख ही लेते हूँ इस लड़के का स्ट्रेंथ कितना है। ये कहती है कि इस लड़के के बॉडी पर जो ये फ्लेम है काफी पावरफुल है, पर जो 3 मेजर आइलैंड है उस पर जो फ्लेम है उससे शायद ये थोड़ा वीक है। क्योंकि जियान के बॉडी पर अभी मिल्की व्हाइट फ्लेम होता है, जियान इसे तुरंत ही अपने होली फ्लेम से रिप्लेस कर देता है। जीव की भी जब देखती है तो कहती है ये तो होली फ्लेम है, क्योंकि होली फ्लेम तो पिल वैली के मॉर्टल के पास भी नहीं है शायद, और फेंगजियन पवेलियन में जो उनके मास्टर है फेंटियान उनके पास भी बस इसका एक अंश है। डेमन वेल भी अब सरप्राइज हो जाती है, आसपास का जो टेम्परेचर भी था काफी बढ़ चुका था। अब डेमन वेल याद करने लगती, एक बंदा ऐसा तीनों आइलैंड में कहीं पर उसने कुछ तो बोला था। ये वेल कहती शायद इस इंसान को मारा नहीं जा सकता, यानी जियान को, क्योंकि एक बंदे ने इसको ऐसा कहा था। पर डेमन वेल भी काफी प्राइड नेचर का था, ये कहता देख ही लेते हैं आज तुम्हारे ये लेजेंडरी होली फ्लेम कितना पावरफुल है। डेमन वेल इस समय एकदम ही रुक गई रहती है, जियान भी इसे देखकर सरप्राइज था। अब ये तुरंत इसके बॉडी पर अपने अर्थली येलो होली फ्लेम से अटैक कर देता है। ये बेसिकली एक हॉट फ्लेम बॉल पावर जैसा एक अटैक रहता है जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। इस वेल ने जो एक ह्यूज ब्लू वेव क्रिएट किया था वो भी मानो अब डिस्ट्रॉय होने लगता है। और जियान यहीं पर नहीं रुकता, अब ये अपने एंशिएंट जुआन रूलर पर भी होली फ्लेम के पावर को यूज करके एक और फ्लेम स्लैश अटैक इस वेल की तरफ लॉन्च कर देता है। ये वेल भी हैरान थी, कहती ये लड़का सच में काफी स्ट्रांग है और इसका पावर तो अभी भी अच्छा खासा है। ये वेल स्माइल करती है और उसके आवाज में एक अलग ही शांति होती है। जियान भी अब इस वेल के काफी करीब होता है और इसके इस स्माइल को देख करके ये भी हैरान था। जियान का जैसे ये फ्लेम अटैक इस डेमन वेल के बॉडी को टच करता है, मानो इस डेमन वेल को बस एक जैसे चींटी काटी हो। पर यह अटैक इतना पावरफुल था कि ये डेमन वेल चिल्लाने लगती है। जियान भी हैरान था इस डेमन वेल के डिफेंसिव पावर को देखकर। अब ये भी सोचता है शायद इसको यहाँ से दूर हटना पड़ेगा। अब यहाँ से भागने के लिए जियान वही स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज करने वाला होता है। तभी ये वेल कहती है लड़के ज्यादा जल्दी में नहीं हो तुम। ये कहती है मुझे लगता है तुम कुछ चीजों में इंटरेस्टेड होगे। डेमन वेल की आवाज में एक अलग ही चेंज था। अब जियान भी जो स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज करने वाला था यहाँ से भागने के लिए उसको यूज करना बंद कर देता है और डेमन वेल की तरफ शॉक्ड होकर देखने लगता है। डेमन वेल की जो बॉडी होती है इस समय एक सर्कल ब्लू वाटर से कवर्ड होती है, मतलब इसको घेर लेती है। जियान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जियो की चिंतित थी क्योंकि डेमन वेल का जो इंटेंशन था, अब जो किलिंग इंटेंट वो गायब हो चुका था और अभी डेमन वेल के बॉडी से मतलब स्ट्रेंज साउंड भी निकलने लगे थे। डेमन वेल की बॉडी अब ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है और इसके बाल नीले रंग के होते हैं। बेसिकली ये बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था। जियान भी थोड़ा स्तब्ध था। अब ये ह्यूमन लुकिंग डेमन जो रहता है जियान से पूछता है किड तुम्हारा नाम क्या है। जियान बताता है मेरा नाम जायो यान है। डेमन वेल से कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कम एज में एक होली फ्लेम को पालोगे। ये जियान से कहती है चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा होली फ्लेम नहीं चाहिए। और ये जियान से कहती है मेरा मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत है एक काम में। जियान कहता है आप तो 8 स्टार डाउडी पर हो, मैं 6 स्टार डाउडी पर हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जियान के मन में काफी सारे प्रश्न होते हैं। ये वेल कहती है जब तुम उस बंदे से मिलोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये जो डेमन वेल थी कई सालों से उस बंदे के कहने पर एक एबनॉर्मल फ्लेम वाले यानी कि होली फ्लेम पावर वाले बंदे का वेट कर रही थी। डेमन वेल कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करो, मुझे बेसिकली गुआंगगैन आइसलैंड में जाना है। तीनों आइलैंड में से एक था ये तीनों आइलैंड का नाम बताती, एक का गुआंगगन, दूसरे का यूतू और तीसरे का मूनलाइट। डेमन वेल बताती है कि अगर तुम्हें गुआंगगैन आइसलैंड में जाना है तो तुम्हें कुछ टोकन्स चाहिए होंगे और वो टोकन तुम्हें यूतू आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड से ही मिलेंगे। और ये जो आइलैंड है गुआंगलुंग आइलैंड काफी मिस्टीरियस है। जियान इससे लाइफ एंड डेथ फायर के बारे में पूछता है। डेमन वेल बताती है वो मूनलैंड आइलैंड पर है
और शायद गुआंगगेन जो आइलैंड था वहीं पर इनहेरिटेंस वाली जो चीज़ थी। उसके बाद ये व्हेल यहाँ से गायब हो जाती है। जियान गुस्से में आ जाता है, इससे कहता है जाते हुए कि तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम 2 आइलैंड पर जाएँगे कैसे? जियान इस व्हेल को मन ही मन गाली देता है, पर ये अब कुछ नहीं कर सकता था। तो जियूकी इससे कहती है पहले हमें मूनलाइट पर जाना पड़ेगा क्योंकि यही सबसे नीचे वाला एरिया है। इधर यिंगिंग वगैरह को दिखाया जाता है, ये सभी जियान के फिल्म से कवर्ड थे। इधर किंगजिन वगैरह का जो ग्रुप था यानी जहाँ पर मूफैंग वगैरह थे, एक बीस्ट इन पर अटैक कर देता है। मूफैंग तुरंत ही अपने यिन एंड यांग गॉसिप्स टेक्निक का यूज़ करता है और जो इस क्रीचर ने इन पर एक ह्यूज वेव वाला अटैक किया था, मूफैंग उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर जियान का फ्लेम जो रहता है थोड़ा वीक पड़ जाता है, तो फूया और यिंगिंग समझ जाती शायद जियान किसी मुसीबत में है। सभी लोग कहते हैं चलो जियान को ढूंढते हैं। हालांकि इनमें से किसी को तैरने नहीं आता था, पर जियान का फ्लेम के कारण इनके लिए थोड़ा आसान था। इधर की हावरान को दिखाया जाता है, उसका भाई भी इसके साथ में था। ये लोग भी समुद्र के आसपास ही थे। ये जियान के ग्रुप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और ये लोग भी उसी समुद्र में गिर गए थे, तो यहाँ पर भी ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हावरान जानता था कि अगर ये किंग जुआनलिंग के टास्क को पूरा नहीं कर पाए तो शायद ये लोग मारे भी जा सकते थे। इधर जियान और वो जियो की जो रहते कब से ढूंढ रहे थे आइलैंड के जाने का रास्ता, पर ये अभी तक ये लोग नाकामयाब थे। मूफैंग वगैरह भी अब जियान के पास आ गए रहते हैं। जियान इनको पूरा मतलब कहानी सुनाता है उस वेल के बारे में। तो मूफैंग पूछता तो हम लोग वेट क्या कर रहे हैं, हम लोग को तो जाना चाहिए फिर मूनलाइट आइलैंड पर पहले। जियान कहता है हम लोग भी जाना चाहते हैं पर रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो मूनलाइट माउंटेन था इनके जस्ट ऊपर था, मतलब थोड़ी ऊंचाई पर ये लोग उड़ नहीं सकते थे तो जा नहीं सकते थे। सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी फू याओ कहती है मैं कुछ कर सकती हूँ। सभी लोग इसको एक सरप्राइज आई की मतलब अलग ही नज़र से देखने लगते हैं। फू याओ कहती है अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं कर सकती हूँ। जियान पीछे हट जाता है और फू याओ अब उसके सामने आ जाती है। अब फू याओ अपनी आंखें बंद करती है और कुछ तो सोचने लगती है। किंग इसको डिस्टर्ब करने ही वाली रहती है, तभी जियान मना करता है ये कर सकती है। इधर यूरू के फोरहेड पर जो वो मार्क था उसमें से स्ट्रेंज व्हाइट लाइट लगातार निकल रही थी और ये व्हाइट लाइट जो निकल रही थी फू याओ की तरफ बढ़ने लगती है। फू याओ तुरंत इस मिस्टीरियस पावर को एब्जॉर्ब करती है और हंसने लगती है। फू याओ कहती है अगर हमें इन आइलैंड पर एंटर करना है तो हमें यूरू की जरूरत पड़ेगी। यूरू पूछती है मुझे क्या करना पड़ेगा। फू याओ स्माइल करती है और बताती है तुम्हें अपने इस मिस्टीरियस रून्स का पावर को यूज करना पड़ेगा। जियान हैरान था क्योंकि इसने इस चीज के लिए काफी समय बिता दिए थे। यूरू थोड़ा नर्वस थी पर जियान इसे कंफर्ट करता है। यूरू के फोरहेड पर से वो डेजलिंग लाइट अब अपीयर होने लगती है। जैसे ये लाइट निकलती है समुद्र में भी थोड़ा हलचल मचने लगता है, मानो इनके पैर के नीचे से मतलब समुद्र इनके पैर के नीचे था वहां से कुछ उठ रहा हो। अब नीचे से एक प्रिज्मा के आकार का चीज निकल के आता है और ये एक फ्लाइंग सी बीस्ट होता है। इस पर लोग बैठ करके मतलब ऊपर जा सकते थे। जियान जब ऊपर जा रहा होता है, खास करके जब वो मूनलाइट आइलैंड पर, वहां पर इसको लाइफ एंड डेथ फायर भी मिलेगा और इसे कुछ और चीजें चाहिए थी जो एंसेस्टर जायो जुआन को रिकवर कर सकती थी। तो ये सोच रहा था क्या वो चीजें इसे मिलेंगी ऊपर। और दूसरा जायो फैमिली के बारे में भी तो इसे जानना था, तो शायद जायो जुआन को कुछ और पता हो डाउडी वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि इनके पहले वाले एंसेस्टर ने इनको शायद कुछ बताया हो। और दूसरी चीज, एक लड़की मिली थी जियान को जब जियान एक एम्परर केव में गया था, एक मिस्टीरियस वोमेन जो जिसका मतलब कमल के समान उसके पास एक फ्लेम था या जो भी था। वो जियान को बोली थी जब तुम डाउजियान लेवल पर पहुंच जाओगी तो तुम्हें मैं जायो क्लैन का मिस्ट्री बता सकती हूँ। अब जियान वगैरह फाइनली एक मतलब आइलैंड पर पहुंच गए थे, पर क्योंकि एक फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर से उड़ के जा रहे थे तो इसे की हावरान वगैरह देख लगते हैं और जियान को गरियाने लगते हैं। अब इसका भाई की हाउकिंग कहता है हम क्या करें, हम कैसे जाएंगे। की हावरान गुस्से में कहता है हालांकि हम लोग शायद यहाँ पर एंटर ना कर पाए, पर जियान जैसे तुम वापस लौटोगे मैं तुम्हें खून की उल्टी कराऊंगा। की हावरान कहता है अगर जियान वहां से एंटर किया है तो शायद वहीं पर कुछ रास्ता होगा। इधर फेंग होंग और डू चुन भी आगे रहते हैं। फेंग होंग हैरान था जियान को देख करके, ये लड़का सच में यार काफी टैलेंटेड है और फेंग जियान पवेलियन का नाम रोशन कर रहा है। तभी फेंग होंग को डूचुन बताता कि ये जियान वही है जिसने ट्विन घोस्ट एम्परर को मारा है। तभी फेंग होंग कहता तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। डूचुन बताता है मैं जियान से फाइट कर चुका हूँ, वो मेरा एक अपोनेंट है। हालांकि इनके बीच में जो रिलेशन रहता है डूचुन और जियान के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहता है, पर इस समय सभी लोग जियान से चिढ़ते थे क्योंकि जियान ने लोगों को धोखा दे दिया था वो आयरन गेट एंट्रेंस पर। फेंग होंग बताता है डूचुन से कि ये जियान जो है ना, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले जो बंदे हैं प्लस सोलोमन वाले बंदे और एक स्वॉर्ड इंटेंट वाले यानी स्वॉर्ड क्लैन वाले बंदे शायद मिलकर इससे फाइट करेंगे। इधर जो वो पॉइजन सेक्ट वाली लड़की रहती है वानपो और उसकी बहन लिनजू, ये लोग कहती है कि हमारे मास्टर ने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि हमें जियान की हेल्प करनी है। लिनजू थोड़ा पजल्ड हो जाती है क्योंकि फेंगजियान पवेलियन से पॉइजन सेक्ट का रिलेशन अच्छा नहीं था 1000 सालों से, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो वुडू और लिनजू आगे बढ़ने लगती है। इस समय ये लोग इस स्काई बीस्ट के ऊपर बैठे होते हैं और मूफेंग वगैरह नीचे देख रहे थे। नीचे मूनलैंड आइलैंड था, पर ये लोग कैसे नीचे जाएंगे। उसके बाद ये लोग नीचे उतर जाते हैं और जाने लगते हैं। रास्ते में इनको एक डार्क पाथ मिलता है और यही रास्ता शायद मूनलाइट आइलैंड की तरफ लेकर जाता था, पर यह काफी डेंजरस दिख रहा था। तो जियान की टीम का बस 2 ही मुद्दा था, एक तो जियान के लिए लाइफ एंड फायर डेथ पाना और दूसरा यूरू का इनहेरिटेंस। रास्ते मानो संगमरमर के पत्थर के बने हो, पर जियान वगैरह इस दौरान अपने सोल पावर से इन्वेस्टिगेट कर दे कहीं रास्ते पर कुछ मैकेनिज्म ना लगे हो जो इन पर डायरेक्टली अटैक कर दे।
यूरो के पसीने छूट रहे थे। ये सोच रही थी क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो इसके जो फॉरहेड पर वो मार्क बने हुए थे, मानो इसको पुकार रहे हो कहीं और के लिए। यूरो बताती है जियान को कि शायद इस फॉरहेड इसको बता रहा है कि इसको कुछ चाहिए इस मूनलैंड आइलैंड से। जियान भी ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। किंग जिन बताती कि बेसिकली जब कोई इनहेरिटर यहाँ पर आता है तो इसका रून उसको गाइड करता है जो भी चीज़ें उसको चाहिए। तभी मू फेंग बीच में बोलता है मेरे हिसाब से कुछ और मैटर है। जियान स्माइल करता है, ठीक है इसके मतलब रून को गाइड करने दो, बीच में कुछ भी होगा तो हम साथ में हैं, देख लेंगे। फू याओ इस समय काफ़ी खुश थी क्योंकि ये पहली बार अपने मतलब फेंगजियान पवेलियन से बाहर जो आई थी। पर कोई इस रास्ते पर ध्यान नहीं देता है। एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं, इनके हाथ जो रहते हैं पीछे रहते हैं, मतलब ये मोड़ कर खड़े रहते हैं और जियान के ग्रुप को देख रहे थे जो इनसे दूर जा रहा था। और ये कुछ तो कहते हैं, शायद एक बंदे का फेट है, शायद उसको फेरी मून फेरी का इनहेरिटेंस या जो भी कुछ मिले, यानी कि ये यूरो के बारे में बोलते हैं। दूसरा ये बोलते हैं एक बंदा जिसके पास होली फ्लेम है। और ये एक और चीज़ बुद्ध बताते हैं, शायद जो यहाँ पर जो इस रून्स को बनाई रहती है उनका नाम फेरी मून रहता है, तो उनका डिसाइपल अब शायद बच सकता है, ऐसा ये मन में बुद्ध बताते हैं। उसके बाद ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये मून लाइट जो आइलैंड होता है ये काफ़ी हरा भरा होता है, पर यहाँ पर सूर्य नहीं होता है बल्कि चंद्रमा ही होते हैं। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस था क्योंकि ये लोग काफ़ी लंबा समय तक घूम चुके थे, पर इसे अभी भी फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ कहीं नहीं दिखा था। तभी यूरो बोलती है कि मेरे जो मार्क है इसका नाम फेरी मून है और यहाँ की जो ओनर है वो भी उनका नाम फेरी मून है, मतलब इनहेरिटेंस उन्हीं का है। उसके बाद ये बोलती है कि फेरी मून का एक डिसाइपल था या है और इनके पास एक जेड रैबिट भी था, पर शायद वो गायब हो गया, इन्हें कैसे पता ना चला। और ये कुछ और भी चीज़ कहती है, बेसिकली ये इसको इन्फॉर्मेशन इसके रून से मिल रहे थे, यानी कि जो क्लैन मार्क इसके फोरहेड पर भी बना हुआ था। जियान इसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। अब यूरो का जो ये व्हाइट लाइट निकल रहा था जैसे ही शांत हो जाता है, जियान इसे ये सब चीज़ें पूछता है, मानो यूरो को कोई पोजेस कर लिया और ये चीज़ें जियान वगैरह को बता रहा हो। तभी यूरो कहती है हाँ मुझे पता है, चलो चलते आगे, मुझे पता है फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ अब कहाँ है। इस दौरान ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जियान इस दौरान यूरो को कुछ मेडिसिनल पिल्स वगैरह देता है खाने के लिए ताकि इसका सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हो सके। पर जियान इस दौरान रास्ते में चौकन्ना भी था क्योंकि बाकी सुपर सेट के लोग भी पीछे पीछे आ ही रहे थे। फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अलावा जियान यहाँ पर कुछ और भी अनयूजुअल फील करता है, पर इसे वो पता नहीं रहता क्या चीज़ है। इधर यिंग रास्ते में तो चल रही होती है पर अपने भाई के बारे में यानी यानची के बारे में सोच रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते तभी यूरू जियान को बताती कि जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मेरे इस रून्स के द्वारा, 3 मॉन्स्टर हैं इस मूनलाइट आइलैंड पर और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं और शायद फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ उसमें से एक है। यूरू बताती है इन तीनों को एक का नाम हेट्रेड कहते हैं, दूसरे को रिजेंटमेंट और तीसरे को विशियसनेस, मतलब ये तीनों जो बीच एक प्रकार के इमोशंस हैं। तभी यूरू सबको समझाने लगती है कि फेरी मतलब मून फेरी यहाँ से गायब हो गई, उनका डिसाइपल भी गायब हो गया, साथ में वो जेड रैबिट भी, तो शायद इन तीनों को पता हो कि वो लोग कहाँ गए। और ये तीनों बंदे हैं, क्या ये सच में इंसान है या बीस्ट है या एक प्रकार की इमोशन है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी जियान स्माइल करता है और कहता है मेरे हिसाब से ये 3 लोग हैं जो 3 अलग प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और शायद ये लोग फाइटिंग इमॉर्टल्स यानी डाउजियान लेवल पर हो सकते हैं और ये लोग कुछ चीज़ों को गार्ड कर रहे होंगे। और यूरू कहती है जो लाइफ एंड डेथ फायर है उसको जो तीनों में सबसे पावरफुल इंसान है यानी जो भी होगा ये बीस्ट वगैरह वो गार्ड कर रहा है। रास्ते में जाते जाते इनको एक पर्पल बाम्बू फॉरेस्ट मिलता है। तभी यहाँ पर कोई बंदा रहता है और कहता है इतने सारे लोग, आज तो मैं इनके साथ खेलूंगा, काफ़ी लंबा समय हो गया है। इस दौरान ये इल्यूजनरी ओल्ड मैन हंसता है और कहता है पर ये लड़का जो हैवी जुआन रूलर वाला है काफ़ी वियर्ड फील हो रहा है मुझे, और इसके पीछे जो वुमेन है बेसिकली ये जियान और यिंगिंग की बात कर रहा था। अब इसका ध्यान फू याओ पर जाता है और ये इसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, मतलब ये जियान वगैरह की टीम के साथ अब आंख भी चौली खेलेगा। तभी फू याओ कहती यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जियान भी चौकन्ना था क्योंकि इन दोनों का सोल पावर काफ़ी स्ट्रांग था। किंग जिन भी पूछती क्या चीज़ है, फू याओ और जियान कहते हैं हमें भी नहीं पता। तो अभी सब लोग देखते हैं कि फू याओ की तरफ एक पावरफुल ऑरा आती है, इसको डायरेक्टली पर्पल बाम्बू फॉरेस्ट में खींचने लगती है। पर जियान इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये 8 स्टार डाउडी का पीक लेवल का बंदा है। और जियान समझ जाता है जो यूरो ने अभी मेंशन किया था हेट्रेड, रिजेंटमेंट और विशियसनेस, इसमें से ये जो बंदा है वो हेट्रेड वाला है। और जियान तुरंत ही उस तरफ बढ़ने लगता है। यिंगिंग भी जियान के पीछे आने लगती है पर यूरो वगैरह नहीं जा पाती क्योंकि जियान पहले ही बोल दिया था इसको गार्ड करने के लिए जियोकी वगैरह और बाकी सभी लोग रहते हैं। जियान और यिंगिंग जैसे आगे बढ़ते काफ़ी सारे हार्श साउंड आ रहे थे जो मानो इनके दिमाग को इफेक्ट कर रहे हो, तो जियान इससे बचने के लिए तुरंत ही अपना सोल पावर रिलीज कर देता है और यिंगिंग को भी अपने सोल पावर के अंदर ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जियान एक चीज़ देखता है कि यहाँ पर जो भी बाम्बू थे यानी बांस के पेड़, सबके नीचे एक मेडिसिनल मटेरियल था। बाकी लोगों के लिए मुश्किल था पर जियान की नज़रें काफ़ी शार्प थी इसके सोल पावर के कारण। और ये जो मेडिसिनल हर्ब्स थी किसी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी यूजफुल थी। काफ़ी लंबे समय तक देखने के बाद जियान कहता है ये एक प्रकार का फॉर्मेशन है। जियान ने फू याओ की बॉडी पर अपना एक सोल इम्प्रिंट छोड़ा रहता है, पर जब से ये पर्पल बाम्बू फॉरेस्ट में आया था ये बहुत कम ही उसको फील कर पा रहा था। जैसे जियान मतलब आसपास के एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता तभी एक विकेट स्माइल आती है और कहते हैं ये उसी ओल्ड मैन की थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोगों को मैं इतना आसानी से मूर्ख बना दूंगा, हालांकि तुम्हारी ऑरा काफ़ी वियर्ड है। जियान इस आवाज़ को नहीं सुन पाता है क्योंकि इस मतलब फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा था।
पर फिर भी जियान वियर्डली स्माइल करता है। उसके बाद ये ओल्ड मैन यहाँ पर प्रकट होता है। इसके हाथों में फू याओ रहती है जो कोमा में रहती है। ये जो आदमी था इसका चेहरा आधा ही था और ये काफी हेटेड मॉन्स्टर माना जाता था। मतलब इसकी नाक भी आधी रहती है, कान भी आधे रहते हैं, ऐसा समझ लो आप। जैसे ये ओल्ड मॉन्स्टर फूयाओ को कुछ करने जाता है तभी ये फूयाओ की बॉडी से कुछ तो फील करता है, एक वाइट पावर। तभी ये देखता है यहाँ पर जियान प्रकट हो गया है। इसको समझ में नहीं आता जियान कैसे यहाँ पर आ गया, और ये इसलिए हुआ रहता है क्योंकि जियान ने फूयाओ की बॉडी पर अपना सोल इम्प्रिंट छोड़ा था और उसके अलावा इसके पास स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे टेक्निक भी थी। अब ये हेटेड मॉन्स्टर कहता है लड़के तुम यहाँ पर आ तो गए हो पर तुम अब बच के नहीं जा पाओगे। ये हेट मॉन्स्टर जियान पर अटैक कर देता है पर जियान इसको डॉज भी नहीं करता है। जियान कहता है तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं मैं एक डाउडी सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ। ये सुनकर ये मॉन्स्टर भी शॉक्ड हो जाता है और ये जो अटैक कर रहा था जियान पर इसे रोक देता है। अब ये ओल्ड मॉन्स्टर कहता है कौन है वो सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट, कहाँ पर है? जियान कहता है तुम्हारे सामने। अब ये ओल्ड मॉन्स्टर जियान को मतलब सर्च करने के लिए एक वियर्ड पावर यूज करता है। यिंगिंग भी पीछे खड़ी रहती है। ये इसके अटैक को डिसॉल्व करने के लिए अपना होली फ्लेम समन करना चाहती थी पर जियान इसे रोक देता है। अब जब ये ओल्ड मॉन्स्टर सच में अपने तरफ से देख लेता है कि जियान सच में डाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट है तो ये चुप हो जाता है और ये कहता है मैं इस दिन के लिए काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। अब जियान इससे पूछता है तुम इतने सारे जो ये हर्ब्स लगा रहे थे हर एक बाम्बू पेड़ के नीचे ऐसा क्यों कर रहे थे? अब ये हेटेड मॉन्स्टर भी कहता है क्योंकि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है तो तुम मुझसे बोल सकते हो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो इस मूनलाइट आइलैंड है इसको 3 लोग गार्ड करते हैं, उनमें से मेरा नाम हेटेड बॉस है। और ये जो तुम यहाँ पर हर्ब्स देख रहे थे ना जो हर एक बांस के नीचे, वो एक सेफ ट्रांसफॉर्मिंग पिल है। ये जियान को बताता है कि ये फू याओ को इसलिए कैप्चर किया था ताकि ये इससे वो सेफ मतलब शिफ्टिंग जो पिल है वो बनवा सके। उसके बाद ये बताता है कि हम लोग बीस्ट वगैरह नहीं, हम ह्यूमन्स ही हैं। हालांकि इसका शेप अच्छा नहीं दिख रहा है पहले से पर ये सच में ह्यूमन बींग ही था। इसके बाद जियान पूछता है आप मूनलाइट आइलैंड पर क्या कर रहे हो? जियान के पास कई सारे क्वेश्चन थे। ये बंदा कहता है अगर तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा, और अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम क्या, यहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी आए कोई भी नहीं बचेगा, मतलब ये सबको मार देगा, ऐसा ये कह रहा था। तो इनके और जियान के बीच में डील हो जाती कि जियान इनके लिए शेप चेंजिंग पिल बनाएगा। अब जियान इनसे इस रूइंस के बारे में पूछता है। अब ये जियान को बताने लगता है ये रूइंस बेसिकली द फेरी मून का है। अब ये ओल्ड मॉन्स्टर कहता है जियान से तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या है? जियान इनको बताता है कि यहाँ पर कुछ हेवनली और अर्थली लेवल के ट्रेजर्स हैं और साथ में यहाँ पर एक फायरिंग स्पिरिट भी है। ओल्ड मैन भी जियान की बात सुनकर कहता है हाँ तुम्हें कुछ तो पता है। अब ये बताता है कि पास्ट में ये यहाँ पर एंटर किया था 1000 साल पहले। उस समय इसका स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में था पर ये जब जैसे ही यहाँ पर आया इसका स्ट्रेंथ कम हो गया थोड़ा सा सप्रेस होने के कारण। अब ये 8 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में है और ये यहीं पर फंसा हुआ है और बेसिकली अब यहाँ का एक गार्जियन बन गया है। ये यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट की खोज में आया था। अब जियान इनसे पूछता है आपको एक मैजिकल बीस्ट क्यों चाहिए कल्टीवेशन के लिए? ये कहते हैं कि पहले तुम मेरा काम कर दो उसके बाद मैं तुमको उस मैजिकल बीस्ट को दिखाऊंगा जिसको मैंने अभी भी कैप्चर करके रखा हुआ है, और मैं जरूर, मेरे पास एक रास्ता है, मैं तुम्हारे लिए वो फाइटिंग स्पिरिट को भी मतलब तुमको वहां तक पहुंचा सकता हूँ, और तुम उसको हासिल कर पाओगे कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब जियान सोचने लगता है ये बंदा फाइटिंग स्पिरिट क्यों नहीं खोजा, इसको मैजिकल बीस्ट क्यों चाहिए था। अब जियान सोचता है ये कौन से मैजिकल बीस्ट को बंदी बनाकर रखा है। अब ये हेटेड मॉन्स्टर समझ जाता है जियान क्या सोच रहा है। ये तुरंत ही कहता है वो 8 स्टार डाउडी का एक लियोपोल्ड एम्परर बीस्ट है। ये सुनकर तो जियान और भी चौंक जाता है क्योंकि 8 स्टार डाउडी का लियोपोल्ड मॉन्स्टर ये काफ़ी बड़ी बात थी। अब जियान समझ जाते हैं लियोपोल्ड मॉन्स्टर से डील करना और इनकी हेल्प करना काफ़ी मुश्किल काम है। ये तुरंत ही इनको मना कर देता और यिंगिंग के साथ यहाँ से जाने लगता है। यिंगिंग पहली बार ऐसा देखी रहती है जियान किसी चीज़ से डर के भाग रहा हो, क्योंकि जियान फ्री में काम नहीं करना चाहता था इसलिए ये डरा नहीं था, ये यहाँ से भागने की एक्टिंग कर रहा था। तभी ये मतलब हेटेड मॉन्स्टर जियान से कहता है ह्यूमन कि मैं तुमको कहाँ कह रहा हूँ कि तुमको एम्परर लियोपार्ड से फाइट करना पड़ेगा। अभी हेटेड मॉन्स्टर जियान से कहता है बस तुम्हें उसे सप्रेस करना है, मतलब मेरी मदद करनी है बस 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें मतलब यहाँ का रहस्य बता दूंगा। ये हेटेड मॉन्स्टर ये भी कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हारे बॉडी में पावर ऑफ लाइफ भी नहीं है, मैं उसके बारे में भी तुम्हें बता सकता हूँ। ये सुनकर तो जियान भी चौंक जाता है और ये काफ़ी खुश भी हो जाता है, और जियान इनकी बात से अब सहमत हो गया था इनका हेल्प करने के लिए।